वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपका चल रहा था। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो हम लोग पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग तापमान के आधार पर अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। यानी तापमान के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अगले वीडियो में हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड वाला पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो था उसका डिफिनीशन था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये आपका आ गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है? ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा अवशोषित हो रही होगी। यानी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इंग्लिश वाला नाम आप हमेशा पढ़ते रहिए, बगल में आप ऐसे ही लिखते रहेंगे तो शायद आपको याद भी हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डिफिनीशन देख लीजिए क्या है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो थी उसमें जो ऊर्जा थी वो निकल रही थी, यानी उत्सर्जित हो रही थी। ऊष्मा जो थी वो उत्सर्जित हो रही थी यानी निकल रही थी। अब इसमें क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो ऊष्मा है वो अवशोषित होगी, यानी उसमें ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, इसमें निकलेगा नहीं, इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब अवशोषित होगा उसमें ऊष्मा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है यानी इसमें ऊष्मा जो है वो अवशोषित होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसे मतलब रिएक्शन को, यानी ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। 2 लाइन का डिफिनीशन है, बस पढ़ के याद हो जाएगा आपको कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। हो गया ना? चलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो चलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए ये नाइट्रोजन है N2, ये नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन O2। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? 2NO। 2NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, -45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है उसमें? अवशोषित हो रही है। ठीक है, यानी -45 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो अवशोषित की जा रही है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यहाँ प्लस था यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, यहाँ माइनस है यानी ऊष्मा जो है वो इसमें अवशोषित किया जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनता है। एवं ऊष्मा जो है वो क्या होता है? वातावरण से अवशोषित की जाती है, यानी ये जो ऊष्मा है वो वातावरण से अवशोषित की जा रही है। तो ये क्या हो गया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप इसका नाम लिख लीजिए। N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। O2 को ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ये दोनों मिश्रण है, इसको उच्च ताप पे गर्म किया जा रहा है तो क्या बन रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन रहा है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड।
और ये 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। तो देख लीजिए, अब ये भी देख लीजिए कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं। ये जो रासायनिक समीकरण है यानी एग्जाम्पल जो है ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। यहाँ N है यानी नाइट्रोजन जो है यहाँ 2 है, यानी नाइट्रोजन जो है यहाँ 2 है। तो नाइट्रोजन इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 होना चाहिए। तो देखिए N यहाँ है, यहाँ 2 लगा है, यानी नाइट्रोजन इस साइड भी कितना है, 2 है। नाइट्रोजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। उसके बाद O2 यानी ऑक्सीजन जो है इस साइड अभिकारक में कितना है, 2 है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है तो उत्पाद में भी 2 होना चाहिए। तो O यहाँ है, यहाँ 2 लगा है, यानी ऑक्सीजन भी कितना है, इसमें 2 है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर है। तो ये क्या हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अगर आप समीकरण को संतुलित करके लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको इतना हम एग्जाम्पल बताएं और बताएं कि कैसे कैसे संतुलित होता है। तो शायद आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा कि कैसे संतुलित होता है। मतलब कि इधर कितना है तो इधर कितना होना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन जितना इधर है इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ ऑक्सीजन जितना है इधर भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। और देखिए ये सिंबल यानी यहाँ माइनस लगा है तो बस कुछ मत देखिएगा, बस यहाँ पे देखिए -45 किलो कैलोरी, यानी यहाँ माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और यहाँ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये बस मतलब अगर आपको बस ये रिएक्शन दे देगा ऐसे एग्जाम में, मान लीजिए ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कौन सी अभिक्रिया है या फिर अभिक्रिया को पहचानिए, कुछ भी दे सकता है। तो आप ये देखेंगे ये माइनस है तो क्या लिख देंगे, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और अगर यहाँ पे प्लस रहता तो ये क्या हो जाता, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बस इसमें प्लस माइनस ध्यान देना है और कुछ नहीं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कार्बन है C+S, S क्या है, सल्फर है, यहाँ 2S है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, CS2 कार्बन डाई सल्फाइड -20,000 किलो कैलोरी, 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। यहाँ देख लीजिए ये कार्बन है, इसके नीचे आप नाम भी लिख लीजिए इसका। C को क्या बोलते हैं, कार्बन, S को सल्फर। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड। और ये 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो जा रही है। यानी कार्बन, ये जो कार्बन है गंधक यानी सल्फर, गंधक के साथ क्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 बना रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 20,000 कैलोरी ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो रही है इसमें। देखिए यहाँ माइनस लगा है, यानी ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। बस ये पहचानने का अच्छा तरीका है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ माइनस रहेगा तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यहाँ प्लस रहेगा तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ माइनस है तो ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देख लीजिए, अब देखते हैं कि इसका वो जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है कि नहीं। कार्बन की कितना इधर, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, तो इस साइड भी 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ भी कार्बन 1 ही है, तो ये कार्बन तो संतुलित हो गया। उसके बाद ये सल्फर जो है वो 2 है, सल्फर कितना है, 2 है, तो सल्फर 2 है तो इस साइड भी 2 होना चाहिए। ये देखिए H2 लिखा है, यानी सल्फर भी कितना है, 2 है। यानी कार्बन और सल्फर अभिकारक में जितना है उतना उत्पाद में भी है। तो ये क्या हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया ना। अभी तक आप लोग जाने हैं कि यहाँ मतलब उत्पाद है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस करके कुछ ऊष्मा किलो कैलोरी में दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और यहाँ पे माइनस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है, चलिए बताइए। नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन अभी प्लस 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, NO यानी
नाइट्रिक ऑक्साइड। तो चलिए बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो हम आपको बता दें तो ये भी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए जो प्लस 45 किलो कैलोरी था, यहाँ पे ये माइनस करके 45 किलो कैलोरी रहेगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ माइनस में है, अब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ में आपको होगा कि बराबर, अगर कोई भी संख्या है अगर बराबर के इधर माइनस में है तो बराबर के अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस में कर देंगे, और अगर प्लस में रहेगा तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में कर देंगे। तो ऐसे ऐसे ही इसमें भी है। देखिए 45 जो है इधर माइनस में था, हम लोग अगर इधर ला दिए इसको, ये मान लीजिए बराबर है, इधर ला दिए तो ये क्या हो गया, प्लस में 45 किलो कैलोरी। यानी ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो आप इसका भी नाम लिख लीजिए, N2 को नाइट्रोजन, N2 को नाइट्रोजन बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन, NO को क्या बोलते हैं, अभी हम पीछे पढ़े हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, और 45 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो अवशोषित की जा रही है। अब ये भी देख लीजिए ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। देखिए N2 यहाँ लिखा है और N यहाँ, यानी नाइट्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ O2 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इस साइड भी 2 होना चाहिए। यहाँ O है और यहाँ 2 लगा है, यानी ऑक्सीजन जो है ये भी 2 है। तो नाइट्रोजन बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है दोनों साइड, यानी ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हो गया आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम लोग ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ लिए और उसका एग्जाम्पल भी कर लिए। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को एक और नाम से जाना जाता है उपचयन। यानी अगर आपके एग्जाम में आएगा ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो आप यही डिफिनीशन लिखेंगे, और उपचयन किसे कहते हैं तब भी आप यही डिफिनीशन लिखेंगे। मतलब ऑक्सीकरण और उपचयन जो है वो दोनों एक ही है। ठीक, तो ऑक्सीकरण उपचयन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का 3 नाम है, यानी ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीडेशन। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसका डिफिनीशन देखिए, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। देखिए जैसे कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब कि कोई अभिक्रिया है अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन जब बढ़ जाएगा, जुड़ेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता। तो देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके अलावा भी कुछ होता है, यानी ऋणायनों का बढ़ना, धनायनों का कम होना। यानी ऑक्सीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का निकलना या ऋणायनों का जुड़ना और धनायनों में कमी होना या इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए ऑक्सीकरण यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, या ऋणायनों का जुड़ना, यानी ऋणायनों का जुड़ना, ऋणायनों में वृद्धि होना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। धनायनों का निकलना, यानी धनायन जो है वो कम होता है तो ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनों में कमी होना।
यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीकरण को आप चाहे जैसे बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकलना है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अब कार्बन है प्लस O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, C है, देखिए ये अभिकारक होता है ना, ये जो पूछ है, ये पूछ है ना, ये तीर का निशान है, यानी ये इसका पूछ है, तो ये अभिकारक होता है ना। और ये क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक ये है, पूछ के साइड अभिकारक होता है और सर के साइड उत्पाद होता है। तो देखिए अभिकारक, तो चलिए पहले बता दीजिए अभिकारक का डिफिनीशन बताइए। हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं अभिकारक का डिफिनीशन, तो थोड़ा आप भी बता दीजिए। तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, है ना। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद यानी अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये ऐसे आप ये पहचान है कि अभिकारक की साइड होता है, उत्पाद की साइड होता है, लेकिन डिफिनीशन ये नहीं है कि पूछ की साइड जो होता है वो अभिकारक होता है और जो सर के साइड होता है वो उत्पाद होता है। ये कोई डिफिनीशन नहीं है, ठीक। तो देख लीजिए ये अभिकारक है, यानी कार्बन है। देखिए कार्बन जो अभिकारक में है, यहाँ कार्बन है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना इसमें, कार्बन में देखिए इस साइड कार्बन अकेला है, लेकिन जब अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ये क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब इसका नाम भी लिख लीजिए। C को क्या बोलते हैं, कार्बन, O को ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम आपको समझ में आया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अब उतना भी नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, बस इतना ही बोल देंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। या इलेक्ट्रॉनों का कम होना, यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। या ऋणायनों का जुड़ना या धनायनों का कम होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, ऑक्सीकरण का बहुत सारा, अब इतना है तो इसमें से पूरा बोलना जरूरी नहीं है, बस ये 2 लाइन भी बोल देंगे। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ये डिफिनीशन है, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग उपचयन पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग उपचयन तो ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं ना, अपचयन पढ़ते हैं। देखिए अपचयन और उपचयन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बस यहाँ पे अ है और वहाँ पे क्या है, उ है, यानी ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं और ये अपचयन है। तो ये देखिए अपचयन, अब अपचयन यानी रिडक्शन, अपचयन किसे बोलते हैं, अपचयन की परिभाषा देख लीजिए। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। देखिए ये ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा है, यानी अपोजिट है ऑक्सीकरण का। अपचयन जो है वो ऑक्सीकरण का उल्टा है, यानी उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा था उसमें और हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या है, अपचयन में है कि, तो देखिए अपचयन एकदम ऑक्सीकरण का उल्टा है ना। देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, उसमें क्या था, ऑक्सीकरण में था कि हाइड्रोजन जो था वो निकल रहा था और ऑक्सीजन जुड़ा था। और अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन जो है वो निकलेगा, यानी हाइड्रोजन, देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन का निकलना, यानी ऑक्सीजन निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन, रिडक्शन कहलाता है। हो गया ना, ये ऑक्सीकरण का उल्टा है, अपचयन रिडक्शन। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। देखिए अपचयन की परिभाषा क्या है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का निकलना या धनायनों का जुड़ना या ऋणायनों का निकलना
या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है ना। तो अपचयन ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा है, यानी ऑक्सीकरण में था ऑक्सीजन जुड़ रहा था और इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, और इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था और इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। और इसमें क्या था, इसमें ऋणायन जो थे वो जुड़ रहे थे, ऑक्सीकरण में ऋणायन जुड़ रहे थे, और अपचयन में क्या है, ऋणायनों का निकलना अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीकरण में था धनायनों का कम होना, यानी जो ऑक्सीकरण था उसमें धनायन कम हो रहे थे तो उसे ऑक्सीकरण कहते थे। और अपचयन में क्या है, धनायनों का बढ़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, यानी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीकरण में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये हो गया अपचयन का परिभाषा हो गया। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन रिडक्शन कहलाता है। आप बस इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है ये, CuO प्लस H2 है ना, ऊष्मा यानी गर्म किया जा रहा है, तो Cu कॉपर प्लस H2O जल हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ है कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, ये इतना पूरा आपका क्या है, अभिकारक है ना, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो देखिए अभिकारक में आपका ये कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन है ना। अब देखिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर, यहाँ कॉपर अकेला हो गया है ना। उत्पाद में जो है ये कॉपर जो है वो अकेला हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो अपचयन का परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का निकलना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे निकल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ये है हम लोग का डिफिनीशन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन इसमें निकल रहा है तो ये क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका अपचयन अभिक्रिया हो गया, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया था। तो हम लोग पढ़ लिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो अब हम लोग कल कुछ और पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।